नमस्कार। बेसिक अकाउंटिंग के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें अकाउंटिंग टर्म्स कुछ बताई थी मैंने, उन्हीं को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स ऐसी है जिनको देखना ज़रूरी है, क्योंकि अकाउंट का बेसिक तो यही होते हैं, इसलिए इनको देखना ज़रूरी है। उन्हीं के बारे में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखिए, परचेस, क्रय। आमतौर पे परचेस या क्रय से हमारा मतलब ये होता है कि हम जब कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो परचेस के नाम से बोलते हैं कि हम परचेस करने जा रहे हैं, हम ये चीज़ परचेस कर रहे हैं, हम वो चीज़ परचेस कर रहे हैं। लेकिन अकाउंटिंग लैंग्वेज में, लेखांकन की भाषा में परचेस से मतलब थोड़ा अलग है। हम आम बोलचाल की भाषा में जो परचेस शब्द का जिन कार्यों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या जिन गतिविधियों, जिन एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी तुलना में अकाउंटिंग में इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। क्या मीनिंग है? परचेस से यहाँ मतलब होता है माल का परचेस, परचेस ऑफ गुड्स। गुड्स को मैं आप बता चुका हूँ, गुड्स को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, माल को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। गुड्स यानी वो वस्तुएं जो बिजनेस में पुनः विक्रय के लिए है, रीसेल पर्पस के लिए जो माल खरीदा जाता है, जो चीज़ें खरीदी जाती है, वो गुड्स कहलाती है। और गुड्स जब खरीदा जाता है तो उसको परचेस कहा जाता है, क्योंकि बिजनेस में या तो गुड्स खरीदा जाएगा या असेट्स खरीदी जाएगी, प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी। तो किसको परचेस कहें और किसको परचेस नहीं कहें? तो ऑलवेज, हमेशा गुड्स की परचेसिंग को, माल की परचेसिंग को हम परचेसिंग बोलेंगे या परचेस बोलेंगे या क्रय बोलेंगे। लेकिन जब संपत्तियां खरीदी जाती है, प्रॉपर्टी या असेट्स खरीदी जाती है, तो उसको परचेस, उसके लिए इस्तेमाल परचेस नहीं किया जाता। बॉट है या क्रय करना बोला जाएगा, उसको कोई और शब्द इस्तेमाल किया जाता है, अधिग्रहण करना, क्रय करना। लेकिन ये जो परचेस वर्ड है, ये सिर्फ माल की परचेसिंग के लिए होता है। जब माल खरीदा जाता है, माल यानी वो वस्तुएं जो पुनः विक्रय के लिए दुकान में रखी गई है, बिजनेस में इस्तेमाल की जा रही है, वो सब माल होती है। और जब माल को खरीदा जाता है तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्रय या परचेस है। चलिए दूसरी बात करते हैं, सेल्स। सेल्स या विक्रय। जिस तरह से माल की खरीद को हम क्रय बोलते हैं, उसी तरह से माल की बिक्री को हम विक्रय बोलेंगे। माल या गुड्स, अगर एक ट्रेडर है जो माल को खरीद करके बेचने का काम करता है, तो जो माल वो शॉप में खरीद करके लाया है उसी को बेचेगा, और उसकी बिक्री को, उसको बेचने को हम सेल्स या बिक्री बोलेंगे। लेकिन कोई मैन्युफैक्चरर है या निर्माता है, किसी चीज़ का निर्माण करता है, तो वो रॉ मटेरियल खरीदेगा और उससे किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करेगा, और उस मैन्युफैक्चर्ड गुड को या उस तैयार माल को, इस तरह से बनाए हुए माल को वो बिक्री करेगा, उसे हम सेल्स बोलेंगे। तो चाहे तैयार माल की बिक्री हो, निर्माता द्वारा बनाए हुए माल की बिक्री हो, या बिजनेसमैन द्वारा माल की बिक्री जब की जाती है तो हम उसे सेल्स की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है? अगर किसी बिजनेसमैन ने कोई प्रॉपर्टी बेची है, कोई असेट्स बेची है, तो वो विक्रय नहीं माना जाएगा। स्ट्रिक्टली ध्यान रखिएगा आप, उसको बिक्री नहीं मानी जाएगी, वो सेल्स नहीं होगा। ठीक है। तीसरी चीज बात करते हैं हम, परचेज एंड सेल्स रिटर्न। क्रय वापसी या विक्रय वापसी। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है, बाह्य वापसी भी बोला जाता है। जब बिजनेसमैन कोई माल खरीदता है और किसी वजह से उस खरीदे हुए माल को जब वापस, जिससे खरीदा उसी को वापस कर देता है, तो ऐसी वापसी को क्रय वापसी या परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है। क्रय वापसी यानी खरीदे माल को वापस करना, जिससे खरीदा था उसी को वापस कर देना है, तो ये क्रय वापसी कहलाती है। इसे रिटर्न आउटवर्ड या परचेस रिटर्न बोला जाता है। दूसरा है सेल्स रिटर्न या विक्रय वापसी। विक्रय वापसी, किसी कस्टमर को जब गुड्स सेल किया जाता है और वो कस्टमर उस माल को वापस कर दे, मतलब बिक्री, जिस माल की बिक्री हो चुकी, जिस माल का सेल्स हो चुका है, जिस गुड्स को सोल्ड किया जा चुका है, उसको कस्टमर द्वारा जब वापस किया जाता है तो वो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड कहलाता है, आंतरिक वापसी कहलाती है वो। उसे आंतरिक वापसी या सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये क्रय वापसी और विक्रय वापसी, ये भी समझना जरूरी है। क्रय वापसी और विक्रय वापसी क्या होता है, बार बार आगे चल के जब हम एंट्रीज वगैरह करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें आएंगी। आगे बात करते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री।
जिसे रहतिया बोला जाता है। स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होती है? बहुत पॉपुलर वर्ड है स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री जो है, जो गुड्स है उसका अनसोल्ड पार्ट जो है होता है वो स्टॉक कहलाता है। एक पर्टिकुलर तिथि को, एक विशेष तिथि को हम जब कैलकुलेशन करें कि हमने इतना माल खरीदा था, उसमें से इतना सेल कर दिया, इतना गुड्स परचेज किया था, उसमें से इतना हमने सेल कर दिया, और बाकी आज की तारीख में हमारे पास इतना बचा है, तो बिना बिका हुआ माल, अनसोल्ड गुड्स जो होता है उसे स्टॉक या इन्वेंट्री कहा जाता है। इन्वेंट्री एक इसका बड़ा पॉपुलर नाम है जो आजकल उसमें मैनेजमेंट अकाउंट और कॉस्ट अकाउंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिए, यहाँ पर स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों का मतलब लगभग एक ही है कि बिना बिका हुआ माल। एक विशेष तिथि को, एक पर्टिकुलर डेट को जो माल बिकने से रह गया है, बचा हुआ है, उसे स्टॉक या इन्वेंट्री या रहतिया बोलते हैं। स्कंद भी बोलते हैं इसको, स्कंद। आगे आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू या आगम। रेवेन्यू वर्ड भी बड़ा पॉपुलर है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया हमने है। रेवेन्यू का मतलब आगम या आय होता है। रेवेन्यू से यहां पर क्या मतलब है? हमारी अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में, लेखांकन की शब्दावली में रेवेन्यू से क्या आशय है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। रेवेन्यू यानी विशुद्ध रूप से माल से प्राप्ति। जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उससे प्राप्ति जो होती है वो रेवेन्यू कहलाती है। किसी और चीज से अगर प्राप्ति होगी तो वह रेवेन्यू नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेसमैन गुड्स सेल करता है, माल बेचता है, तो माल की बिक्री से जो इनकम होगी उसे हम रेवेन्यू बोलेंगे, आगम बोलेंगे या आय बोलेंगे। लेकिन कोई बिजनेसमैन अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच देता है, कोई असेट्स बेच देता है, तो उसके बेचने से जो इनकम प्राप्त होती है, जो आय होगी, उसे रेवेन्यू या आय नहीं बोलेंगे, उसे रेवेन्यू या आगम नहीं बोलेंगे। तो सीधा मतलब है कि बिजनेस ऑपरेशन से, जिस चीज को करना बिजनेसमैन का काम है, जिस चीज को बेचना है या जिस चीज को सेल करने के लिए बिजनेसमैन काम कर रहा है, उससे जो प्राप्ति हो रही वो रेवेन्यू या आगम कहलाएगी। अब बात आती है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यानी व्यय। व्यय क्या होता है? जिस तरह से रेवेन्यू होता है उसी तरह से व्यय को भी समझने की कोशिश करें आप। विशुद्ध रूप से मेन जो बिजनेस है उसके संचालन में होने वाले व्ययों को, उसके संचालन में होने वाले खर्चों को एक्सपेंसेस का नाम दिया जाता है। दिन प्रतिदिन के व्यवसाय संचालन से संबंधित, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड डेली रूटीन के जो एक्सपेंसेस होते हैं और जिनके बिना बिजनेस चलाना संभव नहीं हो, वो सारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। उन्हें व्यय की या एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखा जाता है। यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है कि एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में अंतर है। एक्सपेंसेस तो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर वो मदें होती है या वो खर्चे होते हैं जो किसी प्रॉपर्टी या असेट्स पर किए जाते हैं। तो प्रॉपर्टी या असेट्स पर किए जाते हैं, वो बिजनेस के संचालन से संबंधित नहीं होते हैं, इसलिए उनको एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे आता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, देनदार व लेनदार। ये भी बड़ा पॉपुलर वर्ड है, ये दोनों भी बड़े पॉपुलर वर्ड है। देनदार क्या होता है और लेनदार क्या होता है? डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स ये ना उधारियां। किसकी उधारियां? बिजनेसमैन की उधारियां। अगर बिजनेसमैन ने किसी को उधार माल बेचा है तो जिसको उधार माल बेचा है वो बिजनेसमैन का डेटर्स कहलाएगा, देनदार कहलाएगा। आम बोलचाल की भाषा में हम इसको उल्टा बोलते हैं। हमें किसी को पैसा देना हो तो हम बोलते हैं यार हमें उसको, हम देनदारी, हमारी इतनी देनदारी है, इतना पैसा देना है। लेकिन यहां पर अकाउंट की टर्मिनोलॉजी को समझिए। अकाउंट्स में क्या बोला जाता है? अगर हमने किसी को उधार माल बेचा तो जिसको हमने उधार माल बेचा है वो हमारा डेटर्स हो गया, वो हमारा डेटर्स है। उधारियां, बिजनेस की उधारियां, बिजनेस की जो उधारियां होती है वो सब डेटर्स या देनदार कहलाती है। और बिजनेसमैन ने किसी से उधार माल खरीदा, आप बिजनेसमैन हैं, आपने मान लीजिए कहीं से माल परचेस किया, उधार माल परचेस किया, तो आप क्रेडिटर हो गए और जिससे आपने माल परचेस किया वो डेटर रहेगा आपका। तो क्रेडिटर यानी उधार देना, कर्जा, लोन, कौन सा? बिजनेस से संबंधित, किसी असेट्स या लायबिलिटी से संबंधित नहीं। बिजनेस से संबंधित जो कर्जा होता है, बिजनेस माल के खरीद बिक्री से संबंधित जो उधारियां होती है वो देनदार कहलाती है। और अगर माल उधार खरीद के हम लाए हैं बिजनेस में
तो जिससे हमने खरीदा वो हमारा क्रेडिटर कहलाएगा, है, क्रेडिटर यानी लेनदार कहलाएगा। तो ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि डेटर्स और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है। आम बोलचाल में चाहे जो हम उनका इस्तेमाल करते रहे इन शब्दों का, लेकिन बिजनेस की मतलब अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में देनदार का मतलब उधारियों से है। ऐसी उधारी जो बिजनेसमैन ने किसी दूसरे को उधार माल बेचा है तो वो डेटर्स कहलाएगा। वो आपकी बुक में, आप चूंकि बिजनेसमैन है तो आपकी अकाउंटिंग बुक में उसको एज ए डेटर्स या देनदार की तरह उसको दर्शाया जाएगा। इसी तरह से आपने माल कहीं से उधार खरीदा है तो वो आपकी अकाउंटिंग बुक में एज ए क्रेडिटर या लेनदार के तौर पर दर्शाया जाएगा। तो ये है देनदार और लेनदार, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। अब इसके बाद आता है ड्राइंग्स या आहरण। आहरण या ड्राइंग्स क्या होता है? ये कैपिटल से थोड़ा उल्टा टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए उसको। कैपिटल क्या होता है? बिजनेस में लगाया गया पैसा है। बिजनेस में जो पैसा या माल या जो भी चीज लगाई जाती है वो कैपिटल कहलाती है। तो कैपिटल को अगर निकाल ली जाए बिजनेस से तो ये क्या कहलाएगा? आहरण। बिजनेस से निजी काम के लिए पैसा निकालना या माल निकालना आहरण या ड्राइंग कहलाता है। और ये कैपिटल को घटाने वाला आइटम होता है। ये कैपिटल को घटाने वाला आइटम होता है। तो आहरण क्या होता है? बिजनेस में जब कैपिटल लगाई जाती है तो उसका उल्टा होता आहरण। कैपिटल को निकालना, निजी काम के लिए माल निकालना, निजी काम के लिए पैसा निकालना, ये आहरण कहलाता है। हाँ, तो अभी मैं आपको जो मूलभूत लेखांकन शब्दावली बता रहा था, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, इससे पहले के मैंने वीडियो में भी बताई थी और उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर इनको समाप्त करने जा रहा हूँ। और आशा है कि ये आपके अकाउंटिंग के नॉलेज के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप अकाउंटिंग का काम करेंगे, जब आप एंट्रीज सीखेंगे, जब आप अकाउंट बनाना सीखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आएंगी उसमें। तो इसलिए इनको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनका मतलब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।